नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस के लिए जो आपका यहाँ पे ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो निकाला गया है, आज हम इसी का वीडियो देखने वाले हैं। अगर आप सब लोग चाहें तो मार्केट से ये किताब खरीद करके अच्छा से डिस्कशन इसका पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो 2012 से लेकर के 2023 तक जो है आपका पूरा जितना बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है सभी इसमें क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए जो इसका कंटेंट दिया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 5 होने वाला है, यानी 29/12/2019 को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, आज हम इसी का वीडियो देखने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि आपका एग्ज़ाम से पहले इसको हम समाप्त कर दें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा 29/12/2019 का जो एक ही पाली में एग्ज़ाम हुआ था, आज हम इसी का वीडियो देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों से एक बात हम बोलेंगे कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, आप भी समझ रहे होंगे इस बात को। ठीक है, देखिए मैं आपको डेली 2 से 3 वीडियो जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप कम से कम वीडियो को लाइक किया कीजिए और अगर आप सभी लोगों से पॉसिबल है तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ। देखिए आप सभी लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो उससे आपको 1% भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आप हमसे देखें या फिर कहीं और भी देखें, आप पूरा देखा कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। कम से कम आपके आंखों से क्वेश्चन तो गुजरेगा, याद नहीं होगा तो कम से कम गुजरेगा, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो कोशिश किया कीजिए कि कम से कम पूरा क्वेश्चन देखा करें, चाहे वो करंट अफेयर का हो चाहे आपका जीके जीएस का हो। अभी देखिए मैंने स्पीडी का मास्टर वीडियो बना करके डाल दिया है, पूरा सितंबर तक जो आपका 1 साल का होता है वार्षिकांक, आप उसको देख लीजिए। बिहार पुलिस या फिर बिहार दरोगा आने वाला कोई भी एग्जाम आपका जो है करंट अफेयर एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सपोर्ट बना के रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार, तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा संवैधानिक अधिकार है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाने का प्रावधान जो है किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है किया गया है, जो निम्नलिखित है, जिसमें से हमारा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, और यहाँ पे जो छठा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए आपको। आपातकालीन स्थिति में अनुच्छेद 358 एवं 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को हटाया गया है और इसे संविधान के अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार के रूप में जो है रखा गया है। दोस्तों आज हम प्रयास करेंगे कि पूरा डिस्कशन देखें। आप सब लोग का कमेंट बहुत अधिक है कि सर डिस्कशन पूरा कराइए, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, हम लोग देखेंगे। तो चलिए आप लोग देखते हैं कितना देखते हैं, क्योंकि मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ लेकिन आप हमसे अधिक मेहनत आपको करना चाहिए एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा जो है रचित नहीं है? तो दोस्तों जो यहाँ पर दिया गया है उषा परिणय ये नहीं है, बाकी मालविकाग्निमित्रम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है और कुमार संभव, ये सब जो है उन्हीं से संबंधित है। देखिए उषा परिणय दोस्तों नाटक जो है 1901 ईस्वी में वेदम वेंकट राय शास्त्री द्वारा जो है लिखा गया है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि की रचना किया है। इनके द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम 5 अंगों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। अगला है ग्रीन पीस डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 का उत्सर्जन करता है? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में भारत दिया गया है। दोस्तों भारत, देखिए वायुमंडल में SO2 का सबसे बड़ा स्रोत बिजली संयंत्रों और अन्य औद्योगिक इकाइयों में जीवाश्म ईंधनों का जलना है। ज्वालामुखी के उद्गार से भी SO2 का उत्सर्जन होता है। SO2 अम्ल वर्षा हेतु प्रमुख उत्तरदायी कारक है। यह वायुमंडल में पहुंचकर जल से मिलकर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है।
जब यह अम्ल वर्षा के जल के साथ सतह पर वर्षा के रूप में प्रकट होता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ग्रीन पीस देखेंगे। देखिए, ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1971 में हुआ है। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ग्रीन पीस का मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड में स्थित है। आगे प्रश्न है कि बेलाडीला लौह अयस्क खान अवस्थित है कहाँ पर? तो यह आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह खान एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खदान है। वर्तमान समय में विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। शीर्ष में 5 लौह अयस्क उत्पादन देश जैसे चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत और रूस इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है और कुद्रेमुख क्षेत्र से लौह अयस्क का निर्यात जो है निर्यात ईरान को किया जाता है। लौह अयस्क उत्पादक शीर्ष राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एवं झारखंड है। भारत में उड़ीसा राज्य बॉक्साइट के उत्पादन करीबन 76.3% एवं भंडारण की बात करते हैं तो 51% दोनों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रखता है। बॉक्साइट उत्पादक शीर्ष राज्य इसमें उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र है। बॉक्साइट के कुल भंडार की दृष्टि से शीर्ष राज्य इसमें से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। आगे है कि रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, रंगा नदी को पेन्योर नदी के नाम से जाना जाता है। रंगा नदी बांध रन ऑफ द रिवर योजना का कार्य करता है। रंगा नदी ब्रह्मपुत्र की उप सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से होता है। इस नदी का बेसिन मानसरोवर झील से मरियन ला दर्रे द्वारा जो है पृथक होता है। इसे तिब्बत में सांगपो, यारलुंग तथा बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है जहां इसे दिहांग कहा जाता है। पासी घाट के निकट 2 सहायक नदियां दिबांग और लोहित के मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जैसे सुबनसिरी, मानस, धनसिरी, पगलादिया और जिया भरेली है। ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली जिसमें से आपका असम में स्थित है। कहाँ पे है? असम में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है 1878 ईस्वी में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुआ था। भारत में प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वन जैव विविधता संस्थान हैदराबाद में स्थित है। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि अतुल्य भारत अभियान का संबंध किससे है? तो ये आपका पर्यटन से है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इस अभियान का उद्देश्य भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर उभारना है। उल्लेखनीय है कि भारत विश्व के 5 शीर्ष पर्यटन गंतव्यों में से एक है। ठीक है। भारतीय पर्यटन विभाग ने सितंबर 2022 में अतुल्य भारत नाम से एक नए विभाग यानी एक नए अभियान को शुरू किया था। वित्त व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक कंपनी तथा सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है तथा इसकी पूर्ति भी या फिर इसकी पूर्ति की जाती है। भारतीय वित्त व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया जिसमें से भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है 2013 ईस्वी में हुआ है। इसका लक्ष्य साम्य, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की व्यापक सुलभता प्रदान करना है। राफेल है क्या? देखिए, अगर हम राफेल की बात करते हैं तो एक लड़ाकू विमान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है कि दसॉल्ट राफेल एक फ्रेंच दोहरे इंजन वाला है। कैनड डेल्टा विंग मल्टी रोल दसॉल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया विमान है। राफेल सौदे के तहत भारतीय वायुसेना को कुल 36 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की गई है। पहला राफेल विमान जो है 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंचा था। राफेल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। अगर हम तेजस की बात करते हैं तो यह एक स्वदेशी लड़ाकू विमान है। इस युद्धक विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है।
इसका विकास हल्का युद्धक विमान नामक कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है। यह एक 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इस विमान का आधिकारिक नाम जो है तेजस 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। दरभंगा के मानस बिहारी वर्मा तेजस की डिजाइन टीम का हिस्सा थे। 2019 में यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सद्भावना राजदूत जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आप अच्छे से याद रखेंगे, जिसमें से हमारा लिखा गया है कि सद्भावना राजदूत पद्म लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। देखिए वर्तमान में यूएनडीपी की सद्भावना राजदूत कौन है? तो येमी अलादे हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अध्यक्ष जो हैं अचीम स्टीनर है यानी ब्राज़ील जर्मनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक ट्रेडोस अदानोम घेब्रेयेसस हैं। ठीक है, आगे की पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फीज पोर्टफोलियो तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा जोनास को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह यूनिसेफ सद्भावना दूत भी रही हैं। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। ऐसे में सरकारी उपक्रम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है पीवी सिंधु को बनाकर सम्मानित भी किया है। आगे के पुलित्जर पुरस्कार का संबंध, एक सेकेंड, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो देखिए अगर हम देश की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा यूएसए से है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पुलित्जर पुरस्कार 1917 में प्रस्तुत किया गया था। यह अमेरिकी पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है जो जोसेफ पुलित्जर की याद में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 2023 की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल रिपोर्टिंग द वाशिंगटन पोस्ट की कैरोलिन किचनर, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी। देखिए 11 नंबर है कि इसरो के संदर्भ में UNNATI क्या है? तो ये एक प्रकार से नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। और बोला कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया है, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किया गया है। 1972 में अंतरिक्ष विभाग का स्थापना किया गया। इसरो को इसके अंतर्गत लाया गया है। इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा पूर्ण रूप से तैयार मंगल मिशन जिसे मंगलयान नाम दिया गया है। 24 सितंबर 2014 को सुबह 8 बजे मंगल की कक्षा में प्रवेश किया गया था। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को किया गया है। इसरो का पहला सौर मिशन आदित्य L1 जिसे 2023 में लॉन्च करने की संभावना है, जो कि लॉन्च भी हो चुका है। आगे है कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ जो है कौन दिलाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जब नई लोकसभा गठित होती है तो सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। इसके बाद सदस्य अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा सभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति के समय सदन की अध्यक्षता पैनल के सदस्य द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय जो है अंतिम होता है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान का विघटन जो है राष्ट्रपति करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। कम्बाला है क्या? अगर हम कम्बाला की बात करते हैं तो भैंसों की एक दौड़ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कम्बाला कर्नाटक राज्य का एक भव्य त्यौहार है, जिसकी प्रमुख विशेषता भैंसों की दौड़ है। कम्बाला का आयोजन 2 समानांतर रेसिंग ट्रैक पर होता है। ट्रैक पर पानी फैलाकर कीचड़ कर दिया जाता है। श्रीनिवास गोंडा ने कम्बाला दौड़ के लिए 100 मीटर की दौड़ केवल 9.55 सेकंड में जो है पूरा किया है। कम्बाला का मौसम आमतौर पर नवंबर में शुरू होता है और मार्च तक जो है दोस्तों ये आपका चलता है, मार्च तक चलता है।
अगला है 14 नंबर कि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रमुख ने हाल ही में अक्टूबर 2019 में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन यानी समिट रखा था। तो ये आपको हो जाएगा मामल्लपुरम। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ये ओल्ड आपका करंट अफेयर है तो इसको हम छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धन्यायिक निकाय नहीं है? तो इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन ये नहीं है दोस्तों। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, अर्धन्यायिक निकाय ऐसा संगठन है जिसके पास कानून लागू करने वाली निकायों जैसे न्यायालय के समान शक्ति होती है, किंतु यह न्यायालय नहीं होता है। देखिए, भारत में अर्धन्यायिक निकाय जिसमें से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन भारत में प्रतिस्पर्धा कानून में वर्णित प्रावधानों को लागू करने के लिए किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है तथा उसका जो है निराकरण भी करता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से है। उपरोक्त निकायों की अतिरिक्त उपभोक्ता न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, विधि आयोग, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया आदि भी अर्धन्यायिक निकायों की श्रेणी में आते हैं। प्राचीन भारत में निष्क क्या है? निष्क क्या था? तो ये एक प्रकार से स्वर्ण मुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सिक्का से प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो है प्राप्त होता है। सिक्का के अध्ययन को मुद्रा साक्ष्य यानी न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जो है हिंद यूनानी ने जारी किया है। सबसे अधिक सोने का सिक्का जो है गुप्त शासकों ने जारी किया था। भारत में सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व में चांदी तथा कांसा का सिक्का जारी किया गया था, जिसको आहत यानी पंचमार्क कहा जाता है। 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ है। इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर हमारा डी हो जाएगा, राजगिरी हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा और एक तरफ हमारा जो है कुंडल हो जाएगा, कुंडल। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर के सप्तवर्णी गुफा में आयोजित किया गया था, जिसके शासक अजातशत्रु थे तथा इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। जो दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सबाकामी और शासक जो थे कालाशोक थे। जो तीसरा हुआ था 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे आपके मोगलीपुत्र तीस्त और शासक थे आपके अशोक। अगर हम चौथा की बात करते हैं तो प्रथम सदी में हुआ था कुंडल वन, कश्मीर में हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो अशोक घोष एवं जो शासक थे कनिष्क थे। पांचवी बौद्ध संगीति हुआ था 643 ईस्वी में कन्नौज में हुआ था, जिसके अध्यक्ष वेनसांग एवं शासक हर्षवर्धन था। थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ूंगा ताकि आपको जल्दी से पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। आगे है कि डोकलाम विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यह विवाद जो है 18 जून 2017 में शुरू हुआ था, जब लगभग 270 से 300 भारतीय सैनिक बुलडोजर के साथ जो है भारत चीन सीमाओं को पार करके चीन के सड़क निर्माण को रोक दिया। भारत का यह कहना है कि यह जगह भूटान और चीन के बीच विवादित है, इसलिए यह सड़क नहीं बन सकता है। इससे दोनों देशों के बीच एक सैन्य गतिरोध की शुरुआत हुई। डोकलाम पठार भारत चीन भूटान के बीच जो है ट्राई जंक्शन बनाता है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है लिया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में। देखिए, 1929 में लाहौर में कांग्रेस का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे। इसी सम्मेलन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी घोषित किया गया है। इसी सम्मेलन में रावी नदी के तट पर नेहरू ने सर्वप्रथम तिरंगा फहराया था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ने यह अधिवेशन बम्बई में 1885 में हुआ था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ। इसी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता भी कहा गया है। 1924 में बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में गांधी जी को अध्यक्ष जो है बनाया गया था। आगे हमारा है निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है? तो जाम्बिया और लुसाका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस, इसकी मुद्रा जो है आपका ट्यूनीसियाई दिनार है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, इसका मुद्रा आपका स्विस फ्रैंक है। सोमालिया के देश की राजधानी जो है सबसे बड़ा नगर मोगादिशु है, इसकी मुद्रा जो है सोमालिया सीलिंग है।
निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है? तो ये आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ये आपका करंट अफेयर है तो इसको हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओल्ड करंट अफेयर है तो इसको कोई मतलब नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2019 के लिए जो है नवीनतम विजेता रहा है? तो ग्रेटा थुनबर्ग। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों समस्तीपुर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बिहार के 7 जिले स्पर्श करते हैं: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। 5 भारतीय राज्य इसमें से नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। इसका मुद्रा जो है नेपाली रुपया है। आगे की बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग मिल रहा है तो इजराइल से। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बराक 8 एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे इजराइल एयर स्पेस इंडस्ट्रीज और DRDO द्वारा जो है विकसित किया गया है। सबसे पहले इसका 10 नवंबर 2014 को इजराइल में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। भारतीय नौसेना ने 29 और 30 दिसंबर 2015 को INS कोलकाता से मिसाइल का जो है सफल प्रशिक्षण किया था। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लेख रिट सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिषेध हो जाएगा। देखिए, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसे करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करती है। उत्प्रेषण, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय इसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या फिर अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। इसे पोस्टमार्टम रीट के नाम से भी दोस्तों संबोधित किया गया है। परमादेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है तो और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तार करने का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। एशिया का सबसे गहरा स्थल डैश है, तो इसका आप उत्तर हो जाएगा मृत सागर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगत्से है। विश्व की सबसे बड़ी झील आपका आंतरिक सागर कैस्पियन सागर करीबन आप यहाँ पे देखेंगे 37,1800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया महादेश में ही स्थित है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है। बलकास झील मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश में स्थित एक विशाल झील है। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है तो यह आपका होता है कार्तिक पूर्णिमा से। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे जो है छतर मेला पुकारते हैं, छतर मेला। आगे है कि अक्टूबर 2019 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ था? तो यह आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। करंट अफेयर को छोड़ेंगे हम। निम्नांकित राज्यों में से कौन सा राज्य में सीढ़ीदार कृषि जो है नहीं की जाती है? तो बिहार के मैदान में। ऑप्शन नंबर डी। अब इसको पढ़ते हैं कि सीढ़ीदार कृषि एक मिट्टी संरक्षण अभ्यास है जो ढलान वाली भूमि पर वर्षा अपवाह द्वारा गंभीर कटाव को रोकने के लिए किया जाता है। सीढ़ीदार खेती मूल रूप से पहाड़ी या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है और उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर एवं पश्चिम बंगाल आदि में सीढ़ीदार खेती दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलती है। कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था, तो ये आपको हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, इसका संबंध राजनीतिक से है। अशोक महान बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर यानी राजगद्दी पर बैठा। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना भी किया। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। इसमें दोस्तों हमको बताना है कौन सुमेलित है, तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश अमरावती। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, बोकारो शहर अपने सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तथा स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटा नागपुर पठार में स्थित है। मकराना भारत के राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित एक नगर है जो संगमरमर के जिला प्रसिद्ध है। तवांग भारत के अरुणाचल प्रदेश भारत का एक नगर है।
आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्चयवादी क्यों हूँ शीर्षक से लेख लिखा था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। देखिए, इंकलाब जिंदाबाद एवं साम्राज्यवाद का नाश हो आदि वचन एवं नारे भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी केंद्रीय विधानसभा जो आज लोकसभा है में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे। भगत सिंह 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। राजगुरु को 17 सितंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण जो है 30 दिसंबर 1929 को जो है पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार कर लिया गया तथा 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ जो है फांसी दे दी गई। आगे हमारा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस शहर की एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी किया है? तो ये आपका हो जाएगा ह्यूस्टन। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। देखिए, इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम को हाउडी मोदी कहकर जो है दोस्तों संबोधित किया गया है। आगे है कि न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और एक वैश्विक शहर है। न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय है और बोस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ जो है पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सुंदरवन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, पद्मा नदी में जब ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तो मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए मिल जाती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा पहाड़ियों से हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा लंबा बांध हीराकुंड बांध और इसी नदी पर दोस्तों ये बनाया गया है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रम्बकेश्वर जो भी लिखा गया है इसका पहाड़ी से है। आगे हमारा क्या है कि निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने डांडी मार्च किया था? तो ये आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। देखिए, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से डांडी यात्रा शुरू किया और 5 अप्रैल को डांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है शुरू किया। 1920 में गांधी जी ने नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर असहयोग आंदोलन चलाया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 ईस्वी में कोलकाता के टाउन हॉल की ऐतिहासिक बैठक में किया गया था। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा विमुद्रीकरण। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है? तो विमुद्रीकरण दोस्तों ये संबंधित नहीं है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आगे है निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इसमें कुल 206 देशों ने भाग लिया है। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मैरी कॉम मुक्केबाजी एवं मनप्रीत सिंह की बात करते हैं तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे। भारत के एकमात्र स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 27.58 मीटर जीता। 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है अमेरिका यानी लॉस एंजलिस में करेगा। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक यानी गांधी जी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। हिंदुस्तान लीडर तथा अभ्युदय पुस्तक के लेखक जो है मदन मोहन मालवीय थे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया उपन्यास आँख की किरकिरी, नाव दुर्घटना, घर और बाहर, योगायोग, गोरा, कुलवधु, ये सब किसका है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ये सब इन्हीं का है। आगे कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी कहाँ से थी? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों यानी कहाँ से हैं? तो बिहार से ही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयशा अजीत भारत की सबसे युवा पायलट हैं। भावना कंड भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील हैं। ठीक है। हिना जायसवाल वायु सेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। नुपुर कुलश्रेष्ठ पहली महिला DIG भारतीय तटरक्षक बल बनी है।
पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा PT ऊषा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। देखिए, उन्हें दोस्तों पियोली एक्सप्रेस नामक उपनाम दिया गया है। गोल्डन गर्ल PT ऊषा की आत्मकथा है। साइना नेहवाल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह एक महीने में तीसरी बार प्रथम वरीयता पाने वाली अकेली महिला खिलाड़ी हैं। मैरी कॉम एक भारतीय महिला मुक्केबाजी हैं। वे मणिपुर राज्य के मूल निवासी हैं। मैरी कॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया है? तो स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घर में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल भी घोषित कर दिया गया। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना है। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी थी, यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज अपनी एकता में दरार जो है नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। तिलक ने अप्रैल 1916 में एवं एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की जो है स्थापना किया है। निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, याद रखेंगे। आगे है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। देखिए, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बनी फूलों के लिए प्रसिद्ध है? तो मेघालय हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसको समझिएगा आप सभी लोग अच्छे से कि पेड़ों की जड़ों से बने फूलों के निर्माण के लिए रबड़ के पेड़ों की जड़ों का उपयोग किया जाता है। सुरसम्य पहाड़, बर्फीली धुंध, प्रसिद्ध बौद्ध मठ, दर्रे और शांत झीलें मिलकर अरुणाचल प्रदेश को एक खूबसूरत पर्वतीय स्थल बनाती है। त्रिपुरा राज्य में चतुर्दश देवता मंदिर है, जो 14 देवताओं के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। मणिपुर में शहीद मीनार, पुराना महल संग्रहालय विशेष रूप से देखने योग्य है। मणिपुर का भाला नृत्य जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है। आगे है कि कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो ये आपको हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन एवं रहनुबाई मजदायान सभा के संस्थापक थे। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा है एवं रप्त गुप्तार पत्रिका का संपादन भी किया है। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्र सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे। लाला लाजपत राय भारत के प्रमुख स्वतंत्र सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? तो ये आपको हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, बुशमैन की बात करते हैं तो बुशमैन जनजाति अफ्रीकी महाद्वीप में निवास करती है। संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति द्वारा 19 से संबंधित किससे? संयुक्त भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। करंट अफेयर को छोड़ेंगे हम। आगे है काजिंद 2019 किया है, तो ये एक प्रकार से युद्ध अभ्यास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा अरावली की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियाँ हैं, जो बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित रूप में विद्यमान है। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरने से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। और चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। अजंता की पहाड़ियाँ में विश्व प्रसिद्ध गुप्तकालीन भित्ति चित्र वाली गुफाएं हैं, जिनमें बौद्ध धर्म की चित्रकला दोस्तों दर्शाई गई है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ में पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट दोनों पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं। इसे यूनेस्को ने 1986 में भारत का पहला प्रोग्राम में दोस्तों यहाँ पे शामिल किया है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है किसके लिए? तो आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे। आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि कछुओं के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है आपका। ठीक है।
भारत में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्कों तथा वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है। गैंडों के लिए केरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल जाना जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात एशियाई सिंह का एकमात्र स्थान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। पूरब में से हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसे जाना जाता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान 1989 बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह बाघ, जंगली कुत्ता, लोमड़ी, सियार, बनेला, सुअर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 जो है दोस्तों जीता है? तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्पबैक डॉल्फिन विलुप्त के कगार पर होने के कारण जो है सुर्खियों में रहा। यह संबंधित है किससे? तो सिंधु नदी से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया है या फिर आरंभ किया है? तो यह आपका सारनाथ से, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। भगवान बुद्ध के गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इन्हें बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में संबोधि यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में है दोस्तों, इनको हुआ है। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब किया गया था? तो 2014 में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इस अभियान के तहत सरकार देश को खुले में शौच से मुक्त बनाना चाहती है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य गलियों, सड़कों आदि को साफ सुथरा रखना और कचरा मुक्त रखना। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 यानी 7वां संस्करण में प्रथम शहर इंदौर मध्य प्रदेश रहा है। दूसरा आपका सूरत, तीसरा आपका मुंबई। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट को केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया जाता है। आगे आपका है कि वर्ष 2015 से कितने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लिए जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 56 नंबर क्या है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये आपका हुआ था नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए जरूरी है, इसको हम देखेंगे। जैसे 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 चीन, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जो है दक्षिण अफ्रीका, 22वां SCO शिखर सम्मेलन इस क्या लिखा गया है समरकंद, 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 भारत, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राज़ील, COP 27 शिखर सम्मेलन 2022 जो है शर्म अल शेख, COP 28 शिखर सम्मेलन 2023 जो है आपका दुबई UAE हो जाएगा, और 40वां में 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 2022 जो है आपका कंबोडिया, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 जो है आपका इंडोनेशिया, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 जो है हिरोशिमा, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 जो है इटली, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2032 जो है मैड्रिड, 33वां नाटो शिखर सम्मेलन जो है आपका लिथुआनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिथुआनिया। बिहार दिवस मनाया जाता है दोस्तों तो 22 मार्च को। देखिए 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार राज्य का निर्माण किया। इसके गठन के प्रतीक के तौर पर 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों यहाँ पे मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा मनाया जाता है, नीरज चोपड़ा संबंधित है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। आगे हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा लोथल। देखिए यह खंबात की खाड़ी के निकट स्थित है, जहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य दोस्तों यहाँ पे मिले हैं। लोथल भोगवा नदी पर अवस्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति दोस्तों यहाँ पे मिली है। टोडा जनजाति डैश राज्य में मिलती है? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। देखिए गोवा में धोडिया तथा बर्नी जनजाति है। छत्तीसगढ़ में बैगा, कोरबा एवं कमार जनजाति पाई जाती है। तेलंगाना राज्य में धोटी, बंजारा, चेंचू, गोंडी आदि जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था।
अब इसको समझते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने यह कथन कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। और बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव जो है मनाना प्रारंभ किया है। गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिड़ला थे। भारत के किस संगठन को संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का जो है दायित्व सौंपा गया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नीति आयोग दोस्तों 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का गठन किया गया है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण जो है नीति आयोग ही करता है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई। वह 1 जनवरी 1949 को इसका जो है राष्ट्रीयकरण भी किया गया है। पलासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब जो है किससे बनाया गया है? तो मीर जाफर को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नदिया जिला में स्थित पलासी में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजी विजय हुआ था, यानी अंग्रेज विजय हुआ था। पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था। मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। और मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से राजधानी परिवर्तन करके मुंगेर स्थापित भी किया था। भारत के अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो नई रोशनी, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, करंट का है। आगे के ईस्ट इकोनॉमिक फोरम 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका रूस में किया गया है। कहाँ पे? रूस में। आगे है कि प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, जो कि अभी आप सभी को इसके पहले वाले में हमने बताया था। ठीक है, देखिए रब्त गोफ्तार एवं गुलजारी, माफ़ कीजिएगा, रब्त गोफ्तार एक गुजराती समाचार पत्र था। इसके संपादक दादा भाई नौरोजी थे। बाल गंगाधर तिलक ने दैनिक केसरी मराठी में एवं साप्ताहिक मराठा अंग्रेजी में समाचार पत्र के संपादक। इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक को भी लिखा था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये भारत के एक स्वतंत्र सेनानी, समाजसेवी, विचारक एवं सुधारक थे। गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु M.J. रनाडे थे। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा लाठी प्रहारों के शिकार हुए। इसी लाठी प्रहार के कारण जो है 17 नवंबर 1928 को उनका जो है देहांत हो गया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो 10.41 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे की बालाघाट खाने डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा कॉपर। देखिए मध्य प्रदेश के बालाघाट खदान देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन करती है। भारत में मैग्नीज उत्पादन के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र देखा जाए तो आपका प्रदेश, इसमें उड़ीसा व झारखंड राज्य शामिल है। यह देश का 1/3 भाग मैग्नीज उत्पादित करता है। मध्यवर्ती जो है आपका यह मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में फैला है। यह देश का 39% मैग्नीज उत्पादन या फिर उत्पादित करता है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। ब्रह्मपुत्री घाटी तेल क्षेत्र 1953 तक देश में एकमात्र पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था। भारत के राज्यों में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य जो है आपका राजस्थान है। आगे हमारा क्या है कि चंद्रमा के डार्क साइट पर उड़ने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा चांग-ई 4 हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए 20 मार्च को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाते हैं, जिसका थीम आप याद रखेंगे ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, लीव नो वन बिहाइंड। 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। देखिए राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1980 ईस्वी, जिसमें बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, सांभर झील ये सब हैं। गुजरात में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान 1975 स्थित है। यह एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। और आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी रामेश्वरम 2005 राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यह भी आप अच्छे से याद रखेंगे।
आगे के सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार, इसका गठन, इसका जो संबंध है निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों स्वास्थ्य से है। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी डाउन है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अनुवांशिक रोग नहीं है? तो रतौंधी दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला है। देखिए अधि रक्तस्राव एक अनुवांशिक लिंग संलग्न रोग है जिसमें रोगियों के चोट पर काफ़ी समय तक रुधिर में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण जो है थक्का नहीं जमता है और रुधिर बराबर बहता रहता है। थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता से अनुवांशिक के तौर पर मिलने वाला जन्मजात रोग है। एड्स रोग जो है विषाणु जन्य रोग है। और वर्धानता की बात करते हैं तो ये एक एक्स लिंग संलग्न वंशानुगति रोग है। एड्स का कारण क्या है? देखिए एड्स का कारण आप सभी को पता ही होगा, जो कि विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए एड्स का पता लगने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु रेट्रोवायरस समूह का विषाणु होता है, ठीक है। पोलियो, हाइड्रोफोबिया, डेंगू, मेनिंजाइटिस आदि रोग विषाणु से होने वाला रोग है। हैजा, प्लेग, कोढ़, तपेदिक क्षय रोग, निमोनिया, डिप्थीरिया आदि रोग जीवाणु से होने वाला रोग है। एथलीट फूट, त्वचा का प्रदाह, गंजापन, ये सब दोस्तों हमारा कवक से होने वाला रोग है, ठीक है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं कि स्वर्ण की शुद्धता डिग्री अथवा कैरेट में मापी जाती है, विशुद्ध स्वर्ण 1000 डिग्री अथवा 24 कैरेट का होता है। साधारणतः आभूषण बनाने के लिए 10 से 22 कैरेट तक का यहाँ पर सोना अच्छा माना जाता है। धातुओं में सोना यानी गोल्ड की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है, जिसके कारण यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सोना सबसे अधिक आधात वर्धनीय तथा तन्य होता है। रोल गोल्ड तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु होता है। भूकंप की शक्ति की परिणाम को मापा जाता है, तो ये आपको हो जाएगा रिएक्टर पैमाने पर, ऑप्शन नंबर ए। यह एक लघु गुणक स्केल है जिसमें 1 से 9 तक के अपने मापक पैमाने के आधार मापता है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिणाम को बताती है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है। बेकिंग सोडा है सोडियम, आंसर हो जाएगा बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जंतु जो है एक कोशिकीय नहीं है? आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा एक जलीय प्राणी है। थोड़ा सा देखिए कहीं कहीं क्या है दोस्तों कि फ़ोटो लेने में दिक्कत हो गया है, एकदम दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ क्वेश्चन में है, बाकी हमारा कुछ क्वेश्चन सही है। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण जो है किसमें संबंधित रोग होता है? तो ये आपको हो जाएगा हड्डी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लमसम हमारा जो है 1 घंटा होने वाला है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन से, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। देखिए टंगस्टन का वैज्ञानिक नाम दोस्तों हमारा वोल्फ्रम है तथा इसका प्रतीक चिन्ह आपका W होता है। भारत में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है। इसका गलनांक दोस्तों 22 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक जो है आपका 55 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत बल्ब में उपस्थित टंगस्टन उद्दीप्ति के द्वारा जो है प्रकाश उत्पन्न करता है। गर्म होने के कारण जो है प्रकाश का उत्सर्जन उद्दीप्ति कहलाता है। आगे देख लेते हैं कि एक पारिस्थितिकीय तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? हमेशा कैसा होता है? तो इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे पारिस्थितिकीय कहते हैं। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली-जुली इकाई को पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। सर्वाधिक स्थायी परिस्थिति तंत्र जो है महासागर है। पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने 1886 में इकोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग किया था। पारिस्थितिकीय के अंतर्गत वातावरण एवं जीव समुदाय का पारस्परिक अध्ययन जो है किया जाता है। निम्न में से कौन सी एक जो है वास्तविक मीन है? देखिए वास्तविक मीन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कुत्ता मीन। संघ का डेटा और वर्टिब्रेटा में वास्तविक मछली शामिल है। एक वास्तविक मछली होने के लिए मछली में पंख, क्लोम और एक कशेरुकी होनी चाहिए। जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, क्रेफिश आदि वास्तविक मछली नहीं है क्योंकि ये सब अकशेरुकी है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी।
तो 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? तो बताइए जल प्रदूषण से क्या क्या होता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा जल प्रदूषण दोस्तों हमारा यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, दस्त रोग हो जाएगा। देखिए हैजा एक जल जनित बीमारी है और प्रकृति में अतिसारित होता है। टाइफाइड बीमारी दूषित पानी से होता है, पीने से होता है, जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को जन्म देता है। डायरिया सबसे उभयनिष्ठ जल जनित रोग में से एक है जो ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है? देखिए प्रचुर स्रोत है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संतरा उत्तर हो जाएगा। देखिए शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक अम्ल होता है या फिर स्कर्बिक एसिड होता है। घाव को भरने में विटामिन सी भी सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए विटामिन के को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। विटामिन के की कमी से व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया सकता है क्योंकि रुधिर यानी बह जाने का डर बना रहता है। विटामिन के का रासायनिक नाम जो है फिलोक्विनोन है। विटामिन के का मुख्य स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां इत्यादि हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चावल में प्रचुरता होती है तो स्टार्च की, ऑप्शन नंबर ए। देखिए चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एक एमाइलेज, एक हमारा जो है एमाइलो पैक्टिन हो जाएगा। सामान्यतः चावल के लंबे दाने वाली किस्मों जैसे साबरमती में एमाइलेज और अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे हमारा है कि मध्यम तथा छोटे दाने वाली चावल की किस्मों में एमाइलो पैक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलेज के रूप में उपस्थित होता है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। विटामिन B1 को फंक ने चावल की छीलन के रूप में जो है एक तरीके से छीलन से पृथक किया है। निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो घेंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रा में व्यक्त कर जाती है या फिर व्यक्त की जाती है? तो डेसिबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सामान्य बातचीत के दौरान ध्वनि का औसत जो है 60 डेसिबल होता है और हमारे कानों के लिए इससे कम ध्वनि उपयुक्त होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसी नगर के लिए निर्धारित किया गया सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण जो है 45 डेसिबल है। फैराडे का प्रयोग का नियम विद्युत चुंबकत्व का एक मौलिक नियम है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक जो है हर्ट्ज होता है और शक्ति का ऐसा ही मात्रक आपका यहाँ पे वाट होता है। मशरूम एक है क्या? तो अगर हम मशरूम की बात करते हैं तो आंसर हमारा दोस्तों बी हो जाएगा। मशरूम एक प्रकार का कवक होता है। क्या होता है? कवक। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी कहलाता है। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। जीवाणु की खोज इवानोव्स्की ने किया था। जीवाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। हैजा, टीबी, कुष्ठ रोग, टाइफाइड सभी जीवाणु द्वारा होने वाला बीमारी है। आगे के रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है क्या? तो यह एक प्रकार से सेरिकल्चर कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे के अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है तो दूरदर्शी यंत्र द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्योंकि डिस्कशन बहुत हो गया। ठीक है, रुधिर में होते हैं दोस्तों, तो रुधिर में एक प्रकार से देखा है तो प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। एम्पियर मात्रक है किसका? तो धारा का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके आगे हमारा जो तो मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए आज हमने कोशिश किया है कि डिस्कशन आपको 80 से 90% आपको मैंने डिस्कशन पूरा करा दिया। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो आपको मालूम चल गया होगा। अब देखिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और आगे भी अगर डिस्कशन करने लायक होगा तो आपको हम डिस्कशन प्रोवाइड करेंगे। देखिए डिस्कशन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, ये थोड़ा सा होता है ना कि आप लोग जब देख ही नहीं रहे तो वीडियो क्यों बनाया जाए। अगर आप देखेंगे तो मेरा भी मन करेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वीडियो को बनाया जाए। तो वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कोई सुझाव भी दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।